हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमर या बहुलक। तो बहुलक किसे कहते हैं? बहुलक दो शब्दों से मिलकर बना है। बहुलक दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी ग्रीक भाषा में इसे दो भाषा, पाली माने होता है, ग्रीक भाषा में पाली माने होता है मेनी, और मर माने होता है यूनिट। तो पॉलीमर ग्रीक भाषा दो शब्दों से मिलकर बना है। पाली माने मेनी और मर माने यूनिट। अब मेनी माने सभी लोग जानते हैं, मेनी माने क्या होता है? बहुत। और यूनिट माने क्या होता है? इकाई। तो जब बहुत सी इकाइयां आपस में मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? पॉलीमर बनाती हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? बहुलक। तो बहुलक की डेफिनेशन ये है कि बहुत सी छोटी छोटी इकाइयां आपस में मिलकर के एक बृहद अणु का निर्माण करती हैं, जिसे हम बहुलक करते हैं। जैसे जैसे मान लिया एथिलीन है, एथिलीन है, ये असंख्य, इसका क्या करा दिए? बहुत से अणु, लाखों अणु इसके एथिलीन के लिए गए, यानी माने लाखों अणु लिए गए, बहुलकीकरण। तो इसका क्या करा गया? बहुलकीकरण माने इनको एक में जोड़ा गया, कंबाइंड हुई, तो क्या बन जाती है? पॉलीथीन बन जाती है। पॉलीथीन सभी लोग जानते हैं, यानी एक डबल बॉन्ड टूटता है और दो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। इसका मतलब यह है, यानी एथिलीन के बहुत से अणु जुड़ते चले गए, इस प्रकार जुड़ते चले गए, CH2 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 CH2, इधर भी बहुत जुड़ते चले गए। यानी क्या है? लाखों संख्या में एथिलीन के अणु लिए जाते हैं, लाखों संख्या में एक में जुड़ जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? बहुलक। एथिलीन का बहुलक, या बना क्या, जिसका नाम क्या है? पॉलीथीन। इसका क्या नाम है? पॉलीथीन। तो जब क्या है, बहुत सी एकलक इकाइयां आपस में मिलकर के एक बृहद अणु का निर्माण करती हैं, उसको क्या कहते हैं? बहुलक। इसी प्रकार मान लिया हम वाइनिल क्लोराइड का बहुलकीकरण करा दें, यह है वाइनिल क्लोराइड, इसका बहुलकीकरण करा दें n अणु लेकर, n माने लाखों अणु लेकर, इसमें क्या है? CH2 CH Cl और इधर बांट कर दो n, यह हो गया पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जिसकी पाइपें पे बनती है पॉलीवाइनिल क्लोराइड की। एथिलीन साधारण भाषा में समझें तो क्या है? एकलक इकाइयां, जैसे मान लीजिए ईंट है, ईंट सभी लोग जानते होंगे। एकलक इकाइयां जैसे ईंट है, ये ईंट क्या है? मान लिया 10,000 ईंटें ली गई, 10,000 ईंटें ली गई, जो क्या है? एकलक इकाइयां। 10,000 ईंटें आपस में जोड़ी गई तो क्या प्राप्त हुआ? एक मकान बना। ये क्या है? मान लिया मकान प्राप्त हुआ। तो ये मकान क्या है? बहुलक है। अब ये ईंटें जो 10,000 है अलग अलग, वो क्या है? एकलक इकाइयां हैं, एकलक इकाइयां। तो बहुत सी एकलक इकाइयां आपस में मिलकर के एक बड़े अणु का निर्माण करती हैं, जिसको क्या कहते हैं? बहुलक। जैसे एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना, वाइनिल क्लोराइड से पॉलीवाइनिल क्लोराइड का बनना, फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनना? बेकेलाइट का बनना। कुछ भी जय ईंट, मान लिया हम साधारण भाषा में क्या है? बहुत सी हम 10,000 ईंटें लिए और उसको जुड़वा दिए तो क्या है? मकान बनना है। तो मकान क्या है? मकान अकेला है, तो अकेला क्या है? बहुलक है। और ईंटें जो अलग अलग है 10,000, वो क्या है? इसकी एकलक इकाइयां। अब इसका हम बहुलकों का वर्गीकरण करेंगे। बहुलकों का वर्गीकरण। तो बहुलकों का वर्गीकरण कैसे करते हैं? तो नंबर 1 क्या आता है? स्रोत के आधार पर, यानी स्रोत माने क्या होता है? पाया जाना। स्रोत के आधार पर। तो स्रोत माने इसके जो हमारे इस किसी चीज के कौन स्रोत होते हैं? तो स्रोत के आधार पर ये 3 प्रकार के होता है। एक होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक सभी लोग जानते होंगे, जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जो चीजें प्रकृति में पाई जाती है, प्राकृतिक बहुलक। जैसे DNA है,
डीएनए होता है हमारे शरीर के अंदर, ये क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। काहे का बना होता है जो डीएनए है, ये भी क्या है, ये प्राकृतिक बहुलक है जो प्रकृति में पाया जाता है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये ऑलरेडी बना हुआ पाया जाता है। तो क्या है, ये प्राकृतिक बहुलक है। तो डीएनए ये कहे से, इसकी एक अलग इकाइयां क्या है, न्यूक्लियोटाइड, बहुत सी न्यूक्लियोटाइड मिलती हैं, तो ये डीएनए की संरचना हमारे अंदर बनती है। प्रोटीन है, तो प्रोटीन क्या है, राइबोसोम जो होते हैं वो बनाते हैं अल्फा अमीनो अम्ल। अल्फा अमीनो अम्ल बहुत से जब मिलते हैं तो हमारी बनती है प्रोटीन। सेलुलोस है, तो वह बहुलक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, कोई मनुष्य द्वारा संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, तो ऐसे बहुलक को क्या कहते हैं, प्राकृतिक बहुलक। यह डीएनए है, प्रोटीन है, सेलुलोस है, स्टार्च है, ये सब क्या है, प्राकृतिक बहुलक है। दूसरे आते हैं संश्लेषित बहुलक। दूसरे क्या आते हैं, संश्लेषित बहुलक। तो संश्लेषित बहुलक किसे कहते हैं, तो बहुलकों का वर्गीकरण पहले क्या है, स्रोत के आधार पर। तो स्रोत के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, नंबर 1 प्राकृतिक बहुलक, दूसरे संश्लेषित बहुलक। तो संश्लेषित क्या है, संश्लेषित बहुलक वे हैं जो प्रयोगशाला में अथवा मनुष्य द्वारा निर्माण किए जाते हैं, जो प्रयोगशाला में अथवा मनुष्य द्वारा निर्माण किए जाते हैं। जैसे मान लिया एथिलीन से पॉलीथीन का बनना, अभी हम लोग पढ़ रहे थे एथिलीन, एथिलीन से पॉलीथीन का बनना। टेट्राफ्लोरोएथिलीन से, मान लिया टेट्राफ्लोरोएथिलीन ले लिया गया, इसका क्या करा दिया गया, बहुलकीकरण करा दिया गया, बहुलकीकरण करा दिया गया। तो क्या बन गया, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, या इसको कहते हैं टेफ्लॉन। टेफ्लॉन ये होता है, जो बर्तन होते हैं नॉन स्टिक वाला जो सुना होगा, तो उसमें अंदर जो लेप लगा होता है वो टेफ्लॉन का लगा होता है। नॉन स्टिक के बर्तन में अंदर काला काला लेप लगा होता है, वो काहे का होता है, टेफ्लॉन। तो ये काहे का है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक। तो कोई भी बहुलक, जैसे एथिलीन से पॉलीथीन, वाइनिल क्लोराइड से पानी वाइनिल क्लोराइड, जितने भी बहुलक संश्लेषित होते हैं वो क्या है, सब संश्लेषित बहुलक हैं। ये सब मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। कुछ भी, जैसे मान लिया नाइलॉन 66, टेरेथिलिक अम्ल, कुछ भी, जो टायर भी बनाए जाते हैं, ब्यूनाइस रबर, ये भी सब क्या है, संश्लेषित बहुलक है। दूसरे आते हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक। अर्ध संश्लेषित बहुलक क्या है, तो अर्ध माने ये प्राकृतिक, पूर्णतः प्राकृतिक है, संश्लेषित माने पूर्णतः संश्लेषित है। अब क्या है, दोनों के बीच की जो स्टेज होगी वही तो हम कहेंगे। तो अर्ध संश्लेषित बहुलक, तो अर्ध संश्लेषित बहुलक क्या है, ये प्राकृतिक बहुलक से प्राप्त होते हैं। तो कुछ प्राकृतिक, अब कुछ मनुष्य द्वारा तैयार किए गए, तो इसीलिए क्या है, अर्ध संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। जैसे सेलुलोस नाइट्रेट है, सेलुलोस एसीटेट है, बल्कनीकृत रबर है, बल्कनीकृत रबर, बल्कनीकृत रबर पेपर में भी बहुत पूछी जाती है, बल्कनीकृत रबर। तो जो बल्कनीकृत रबर, तो ये क्या है, प्राकृतिक जो रबर है, प्राकृतिक रबर है, ये लचीली होती है। तो इसमें क्या करते हैं, प्राकृतिक माली रबर है, इसमें क्या मिला देते हैं, सल्फर मिला देते हैं। प्राकृतिक रबर में सल्फर हम मिला देते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, त्रियक बंध बन जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं बल्कनित रबर। इसको आगे हम पढ़ेंगे हम लोग। तो क्या है, बल्कनित रबर। तो ये क्या है, जो रबर होती है वो क्या है, प्राकृतिक सल्फर मिलाते हैं, मनुष्य द्वारा मिलाया गया, तो इसलिए क्या है, अर्ध संश्लेषित बहुलक। तो स्रोत के आधार पर हो गए। अब दूसरे आते हैं संरचना के आधार पर। स्रोत के आधार पर अब क्या है, संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो संरचना के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, तो संरचना के आधार पर भी ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रेखीय बहुलक, रेखीय बहुलक यानी लिनियर पॉलीमर।
लिनियर पॉलीमर। तो लिनियर पॉलीमर क्या है, इसमें क्या होते हैं लिनियर पॉलीमर, इसमें क्या होते हैं, जो बहुलक एकलक इकाइयां हैं ये एक दूसरे से जुड़ करके क्या बनाती हैं, एक रेखीय श्रृंखला बनाती हैं, या इसमें एकलक इकाइयां जो जुड़ती हैं ये क्या है, एक रेखा में जुड़ती हैं। जैसे उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन, इसमें क्या है, जैसे मान लिया CH2 उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन मान लिया रवि, तो CH2 ये क्या है, एक रेखा में जुड़ते हुए चले जाते हैं। अब ये रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर सुव्यवस्थित क्या हो जाती हैं, व्यवस्थित हो जाती हैं। ये एकलक इकाइयां एक दूसरे पर सुव्यवस्थित यानी अच्छी तरह व्यवस्थित हो जाती है। ऐसे इकाइयों को क्या कहते हैं, रेखीय बहुलक। जैसे क्या है इसका उदाहरण, उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन। कौन सी, उच्च घनत्व वाली। तो रेखीय बहुलक किसे कहते हैं, वह बहुलक जिसमें क्या है, एकलक इकाइयां जुड़ती हुई एक श्रृंखला बनाती हैं या एक रेखा में जुड़ती हुई चली जाती हैं। ऐसे बहुलक को क्या कहते हैं हम, रेखित बहुलक। दूसरे क्या होते हैं, शाखित बहुलक। दूसरे क्या है, शाखित बहुलक। तो शाखित बहुलक हम किसे कहेंगे कि इसमें क्या होते हैं, जो एकलक इकाइयां हैं ये एक क्या है, रेखा में नहीं जुड़ती हैं बल्कि क्या होते हैं, शाखा में भी जुड़ती हैं। एकलक इकाइयां क्या होती हैं, शाखाओं में जुड़ती हैं, रेखीय तथा अनियमित रूप से जुड़ती हैं। ना रेखीय ना केवल शाखा, यानी अनियमित रूप से जुड़कर क्या बनाती है, एक शाखा बनाती है। जैसे वृक्ष देखा होगा तो शाखाएं होती हैं, तो एकलक इकाइयां क्या है, शाखा में जुड़ती हैं। जैसे निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन, निम्न घनत्व पॉलीथीन। बाकी ये उच्च घनत्व पॉलीथीन, निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन, इसका डिटेल हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सभी लेक्चर देखते रहना। नंबर 3 आता है त्रियक बंधित बहुलक। तीसरा आता है त्रियक बंधित बहुलक। तो त्रियक बंधित बहुलक क्या होते हैं, इसमें जो एकलक इकाइयां जो बहुलक बनाती हैं उसमें क्या होते हैं, त्रियक बंध पाए जाते हैं। जो ऐसे बंध होते हैं ये त्रियक बंध होते हैं। इसको क्या कहते हैं, त्रियक बंधित बहुलक। तो इसमें क्या होता है, जैसे बेकेलाइट का सूत्र ये होता है, इधर देख लीजिए, बाकी इसको डिटेल में बाद में पढ़ना है। ये होता है फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक होता है। फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड आपस में जुड़ते रहते हैं और एक जटिल संरचना बनाते हैं जिसको कहते हैं बेकेलाइट। इस प्रकार का होता है। ये जो प्लास्टिक होती है ये पिघलती नहीं है, इसके क्या है, स्विच बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, स्विच बनाए जाते हैं। इसको हम पिघला नहीं सकते हैं। जैसे ये वाला स्विच इस प्रकार बोर्ड में देखा होगा, ये वाला जो स्विच लगा होता है इसमें जो टाप लगाया जाता है, तो ये क्या नहीं होता है, ये पिघलता नहीं है। ये क्या है, ये बेकेलाइट है। तो क्या है, ये क्या है, रेखीय बहुलक। इसमें एकलक इकाइयां एक रेखा में जुड़ती हुई चली जाती हैं। शाखित बहुलक अनियमित तरीके से जुड़ती हैं और क्या बनाती है, एक शाखित बहुलक बनाती है। तीसरा होता है त्रियक बंधित बहुलक। तो त्रियक बंधित बहुलक क्या होता है, इसमें एकलक इकाइयां क्या होती हैं, जुड़ करके जो बहुलक बनाती है उसमें त्रियक बंध का निर्माण होता है। जैसे क्या है, बेकेलाइट। तो शाखित हो गया शाखा में, और रेखीय हो गया रेखा में, उच्च घनत्व पॉलीथीन, शाखित बहुलक निम्न घनत्व पॉलीथीन, और त्रियक बंधित बहुलक बेकेलाइट। तो क्या हो गया, स्रोत के आधार पर हो गया, संरचना के आधार पर। अब नंबर 3 किसके आधार पर बहुलकों को वर्गीकरण पढ़ेंगे, संश्लेषण के आधार पर। क्या है,
संश्लेषण के आधार पर। इसमें बहुत से बहुलक हमें पढ़ने हैं। इसको क्या है, अभी वर्गीकरण पढ़ने के बाद बहुत से इसके एग्जाम्पल आएंगे। निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन क्या होती है, उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन क्या होती है, ब्यूनाइस रबर क्या होता है, इसका उपयोग क्या है, नायलॉन क्या है, टेफ्लॉन क्या है। तो अभी क्या है वर्गीकरण, तो इसके अगले वीडियो में आप लोगों को सब प्राप्त होते रहेंगे। तो क्या है, संश्लेषण के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। तो संश्लेषण के आधार पर ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होते हैं, संश्लेषण के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होते हैं, योगात्मक बहुलक, योगात्मक बहुलक। दूसरे होते हैं संघनन बहुलक। दूसरे क्या होते हैं, संघनन बहुलक। तो योगात्मक बहुलक क्या है पहले हम देखते हैं। दूसरे क्या है, दूसरे हम यहां लिख लेते हैं, क्या है, संघनन बहुलक। तो योगात्मक बहुलक जब क्या होता है, बहुलकीकरण प्रक्रिया होती है, तो इस प्रकार जो योगात्मक बहुलक है, तो इसमें एकलक इकाइयां जुड़ती हैं, इसमें कोई अणु सह उत्पाद के रूप में बाहर नहीं निकलता है। जैसे मान लिया कोई भी ले लो, अभी चलो एथिलीन का उदाहरण देते हैं। एथिलीन में क्या बना, जो सभी इकाइयां क्या होती हैं, जुड़ती हुई चली गई, और क्या बन गया, ये क्या बन गई, पॉलीथीन। क्या बन गई, पॉलीथीन। अब प्लस में कुछ नहीं निकलता है, प्लस में इसमें कुछ नहीं निकलता है। तो ऐसे बहुलक को क्या कहते हैं, योगात्मक बहुलक। जैसे मान लिया हम स्टाइरीन ले लें, कोई भी ले लें उदाहरण, ये क्या ले लिए, स्टाइरीन ले लिए, इसके यन अणु ले लिए, तो इसका क्या करा दिए, बहुलकीकरण करा दिए, तो ये बन गया पॉलीस्टाइरीन। खाली क्या है इसमें, वही डबल बांड टूटता है, सिंगल बांड बनता है, एक इधर लगा दिए, एक इधर लगा दिए, और यन हो गए। यन माने बहुत से, इधर भी बहुत होंगे, इधर भी बहुत होंगे, तो ये क्या हो गया, पॉलीस्टाइरीन। तो कोई भी इसमें क्या है, प्लस में कुछ नहीं निकलता, प्लस में कुछ नहीं निकलता, यानी मुख्य उत्पाद होता है, और क्या है जो साथ में कोई निकलता है तो सह उत्पाद कहते हैं। तो इसमें कोई सह उत्पाद बाहर नहीं निकलता। वह बहुलक जिसमें बहुलकीकरण प्रक्रिया में कोई सह उत्पाद, सह माने जो मुख्य उत्पाद के अलावा भी निकलता है, वो नहीं निकलता। दूसरा होता है संघनन बहुलक। तो इस प्रकार के बहुलकीकरण में, जो बहुलकीकरण जब होता है तो कोई सह उत्पाद, जैसे या तो अमोनिया निकलेगी, या H2O निकलेगा, या क्या निकलेगा, मेथिल एल्कोहल आदि, कोई अणु बाहर निकलता है, प्लस में कोई अणु बाहर निकलता है, तो उसको क्या कहते हैं, संघनन बहुलक। तो योगात्मक बहुलक और संघनन बहुलक क्या है, कि वह बहुलक जिसके बहुलकीकरण प्रक्रिया में कोई सह उत्पाद बाहर नहीं निकलता है, ऐसे को क्या कहते हैं, योगात्मक बहुलक। और संघनन बहुलक किसे कहते हैं, वह बहुलक जिसके बहुलकीकरण में अमोनिया, जल व मेथिल एल्कोहल कोई भी उत्पाद क्या होता है, बाहर निकलता है। जैसे मान लिया हम बात करते हैं नाइलॉन 66 की बात करते हैं, नाइलॉन 66 6, तो ये बनता है हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, ये सूत्र होता है हेक्सामेथिलीन ये सूत्र है हेक्सामेथिलीन डाइअमीन का। क्या है, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन। और क्या है, एडपिक अम्ल। दूसरा क्या, इसके जो बहुलकीकरण प्रक्रिया में दो चीजें जरूरत होती हैं, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, और क्या होता है, इसके भी बहुत अणु लेते हैं, इसके भी बहुत अणु लेते हैं। एडपिक अम्ल का यह सूत्र होता है। तो इसका हम क्या करते हैं, बहुलकीकरण, बहुलकीकरण माने बहुत से अणु जोड़ते हैं, बहुलकीकरण कराते हैं। हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, और क्या है, एडपिक अम्ल,
हेक्सामेथिलीन डाइमीन और एडिपिक अम्ल का संघनन बहुलक क्या है? वह बहुलक जिसमें अमोनिया जल या H2O का कोई भी अणु सह उत्पाद के रूप में निकलता, उसको क्या कहते हैं? हम संघनन बहुलक कहते हैं। जैसे मान लिया हम नाइलॉन 66 लेते हैं, जैसे मान लिया एग्जाम्पल इसका हो गया नाइलॉन 66, तो इसमें क्या है? यह हेक्सामेथिलीन डाइमीन और एडिपिक अम्ल का बहुलक है। तो इसमें क्या होता है, जब ये बहुलकीकरण ये जुड़ते हैं दोनों, तो यहाँ से H निकाल दो, यहाँ से क्या निकाल दो? OH निकाल दो। इधर भी क्या है, यहाँ से OH निकलता होगा, अब इधर N अणु लिए गए हैं, तो इस प्रकार के इधर हेक्सामेथिलीन डाइमीन इधर और होगा, एडिपिक अम्ल इधर और होगा। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से H निकलता है, यहाँ से H निकला, यहाँ से क्या निकला? OH निकला, इधर से OH निकलता होगा, और ये एडिपिक अम्ल इधर भी रखा होगा, वहां से क्या निकलता होगा? H निकलता होगा। तो क्या है, इसमें कोई ना कोई, यानी क्या निकला? H यहाँ से, OH यहाँ से क्या निकला? H2O, बहुत से निकलते होंगे यानी H2O, यानी कोई क्या है, सह उत्पाद बाहर निकल गया। अब क्या हुआ? NaH जो इधर होगा, NaH CO CH2 के 6, बाकी सब जोड़ दें ऐसे, C डबल बॉन्ड O, यहाँ से H निकला तो यहाँ क्या हो जाएगा? NaH, OH यहाँ से निकल गया, C डबल बॉन्ड O, CH2 के 4, C डबल बॉन्ड O घात N, और प्लस क्या है? प्लस क्या है? NH2O। यानी जब बहुलकीकरण प्रक्रिया में क्या है, जल, अमोनिया अथवा एल्कोहल का कोई भी अणु बाहर निकलता, तो ऐसे बहुलक को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? संघनन बहुलक। तो समझ गए? तो बहुलक किसे कहते हैं? पुनः एक बात सुनिए कि वह प्रक्रिया जिसमें बहुत सी एकलक इकाइयां आपस में मिलकर के एक बड़ा अणु बनाती हैं, उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। बहुलकों का वर्गीकरण, तो नंबर 1 कहते हैं स्रोत के आधार पर। तो स्रोत के आधार पर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? स्रोत के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक बहुलक। क्या कहते हैं? प्राकृतिक चीजें। तो क्या है? यह DNA है, प्रोटीन है, विटामिन है, ये सब क्या है? प्राकृतिक बहुलक। यह DNA है बहुलक है जो क्या है? न्यूक्लियोटाइड से बना होगा। प्रोटीन बनती है अमीनो अम्ल से, बहुत से अमीनो अम्ल मिलते हैं तब प्रोटीन बनती है हमारे शरीर के अंदर। तो ये क्या हो गए? प्राकृतिक बहुलक हो गए। दूसरे होते हैं संश्लेषित बहुलक। तो क्या है? संश्लेषित बहुलक ये पूर्णतः संश्लेषित होते हैं, यानी लैब में संश्लेषित किए जाते हैं। जैसे एथिलीन से पॉलीथीन, टेफ्लॉन से, और टेफ्लॉन का बनना टेट्राफ्लोरोएथिलीन से, स्टाइरिन से पॉलीस्टाइरिन बनना, हेक्सामेथिलीन डाइमीन, और एडिपिक अम्ल से क्या? एडिपिक अम्ल से क्या बनना? नाइलॉन 66 का बनना। तो जितने भी हम लोग पढ़ेंगे आगे लेक्चर में, वो सब क्या है? जितने संश्लेषण करते हैं, जिसको हम लोग बनाते हैं, ये सब क्या है? संश्लेषित बहुलक है, जिसकी भी रिएक्शन करनी पड़ती है, ये सब संश्लेषित बहुलक। दूसरे आते हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक। तो अर्ध का मतलब क्या होता है? अर्ध माने उसमें आधा भाग, तो आधा प्राकृतिक, आधा क्या होता है? संश्लेषित। तो ऐसे को क्या कहते हैं? अर्ध संश्लेषित बहुलक। जैसे मान लिया प्राकृतिक रबड़ में सल्फर मिला दिए तो रबड़ का बल्कनीकृत हो गया। तो क्या है? आधा प्राकृतिक है, आधा संश्लेषित, तो बल्कनीकृत रबड़ हो गया। अब दूसरा नंबर 2 आता है, क्या आता है? संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर ये अपनी संरचना कैसे बनाते हैं? तो क्या है? संरचना के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रेखीय बहुलक, इसमें जो एकलक इकाइयां ये क्या है? रेखा में जुड़ती हुई चली गई, तो रेखीय बहुलक कहते हैं। अगर क्या है? अनियमित तरीके से जुड़ी शाखा बना लिए तो शाखित बहुलक कहते हैं। अगर क्या है? इसलिए त्रिक बंधक बना लेते हैं तो त्रिक बंधित बहुलक कहते हैं। अगला क्या आता है? संश्लेषण के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। तो संश्लेषण के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण क्या होता है? संश्लेषण के आधार पर ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग आगे लेक्चर में भी पढ़ेंगे। तो संश्लेषण के आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होते हैं? योगात्मक बहुलक। तो योगात्मक बहुलक में क्या होते हैं? जब एकलक इकाइयों से बहुलक बनते हैं तो कोई क्या है? मुख्य उत्पाद के अलावा कोई सह उत्पाद बाहर न निकले, तो हम क्या कहते हैं? योगात्मक बहुलक। और दूसरे आते हैं संघनन बहुलक। तो क्या है? हमारा मुख्य उत्पाद तो बनता है और साथ में कोई सह उत्पाद भी, सह माने इसके अतिरिक्त उत्पाद भी बाहर निकलता है, तो उसे को क्या कहते हैं हम? संश्लेषित बहुलक या संश्लेषण के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। अब इसके अतिरिक्त
होते हैं प्रत्यास्थ या रेशेदार बहुलक। थैंक यू।